नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर दिया अपनी दमदार क्षमता का परिचय। वित्तीय वर्ष 2025-26 में देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रही। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का भारत दौरा। आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर होगी चर्चा। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के पहले चरण को जल्द मिलेगा अंतिम रूप। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जताई उम्मीद, जुलाई मध्य तक होगा पूरा। अमेरिका का 4 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान के रडार ठिकानों पर भी किया हमला। ईरान का दावा, ओमान की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों पर चेतावनी के तौर पर दागी मिसाइलें और ड्रोन। सीज फायर टूटने का बढ़ा खतरा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी का महामुकाबला आज जापान के खिलाफ स्वर्णिम जीत पर होगी भारत की नजर। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, भू राजनीतिक तनावों और व्यापारिक चुनौतियों के बीच भारत ने एक बार फिर अपनी दमदार क्षमता का परिचय दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रही, जबकि नाममात्र जीडीपी में 8.9% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी इन आंकड़ों ने साबित कर दिया है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी अग्रणी स्थिति को मजबूत बनाए रखा है। ये वृद्धि कोई संयोग नहीं, बल्कि विनिर्माण, सेवाओं और कृषि सेक्टर की साझा मजबूती का परिणाम है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने जीडीपी को सबसे ज्यादा मजबूती दी। विनिर्माण क्षेत्र में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई और पूरे सेकेंडरी सेक्टर को 8.8% की मजबूत वृद्धि प्रदान की। उत्पादन गतिविधियों में तेजी, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर बढ़ता सरकारी खर्च, घरेलू मांग में सुधार और निर्यातों में उछाल ने इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। पीएलआई योजनाएं, बढ़ते निवेश और घरेलू बाजार की मजबूती ने मैन्युफैक्चरिंग को गति दी, जिसका सीधा लाभ रोजगार सृजन और पूंजी निवेश दोनों में दिखा। ऐसे में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब न केवल घरेलू जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिवसीय भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नेपाल के विदेश मंत्री के साथ औपचारिक बैठक करेंगे। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच भारत और नेपाल के आपसी हित के कई अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य व्यापार, निवेश, सीमा पार कनेक्टिविटी, ऊर्जा और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों यानी पीपल टू पीपल टाइज जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को और ज्यादा मजबूत करना है। इससे पहले नेपाल के विदेश मंत्री भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के विशेष निमंत्रण पर शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले हिस्से को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों पक्ष सभी बचे हुए मुद्दों को जल्दी से निपटाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने फरवरी में इस व्यापार समझौते पर प्रारंभिक सहमति बनाई थी, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बड़े टैरिफ उपायों को रद्द करने के बाद बातचीत धीमी हो गई थी। इस सप्ताह नई दिल्ली में हुई बैठकों के बाद बातचीत फिर तेज हो गई। इस समझौते के पहले हिस्से में भारत को अन्य देशों के मुकाबले विशेष व्यापारिक लाभ मिलने की संभावना है। गोयल ने संभावना जताई कि अगले महीने के मध्य तक इस समझौते के पहले हिस्से को पूरी तरह लागू करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा इस महीने के अंत तक अमेरिका की उच्च स्तरीय टीम भारत का दौरा कर सकती है। सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणामों के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की वेरिफिकेशन और प्रश्नों की री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ाने का फैसला किया है। पहले वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जून थी, अब इसे बढ़ाकर 7 जून तक कर दिया गया है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डीडी न्यूज के खास कार्यक्रम भारत रीलोडेड में पिछले 12 साल में भारत सरकार की विदेश नीति, पड़ोसियों से संबंध, पश्चिम एशिया में जारी संकट समेत तमाम मसलों पर खुलकर राय रखी है। चीन से संबंधों पर विदेश मंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से सीमा विवाद का दोनों देशों पर असर पड़ा, लेकिन हालात अब सुधर रहे हैं। वहीं रूस के साथ हमारे संबंध हमेशा स्थिर रहे हैं। वहीं आतंकवाद के मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ ये पूरा विशेष साक्षात्कार आप देख सकते हैं आज शाम 6 बजे हमारे खास कार्यक्रम भारत रीलोडेड में। और देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिश की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने का अनुमान लगाया है। गोवा और तमिलनाडु भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। केरल और माहे के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने हुर्मुज जलडमरू मध्य की ओर बढ़ रहे ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए हैं। इसके साथ ही ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी के मुताबिक ये ड्रोन क्षेत्रीय समुद्री यातायात के लिए तत्काल खतरा थे। अमेरिका का आरोप है कि ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य पर दबाव बनाकर वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते ऊर्जा कीमतों में उछाल देखने को मिला है। ओमान की खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान की नौसेना ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी युद्धपोतों की गतिविधियों के जवाब में चेतावनी स्वरूप मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने अमेरिकी नौसेना पर समुद्री यातायात में बाधा डालने और व्यावसायिक जहाजों तथा तेल टैंकरों को जब्त करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत माय भारत द्वारा यूथ फॉर विकसित भारत माय भारत यूथ कन्वेंशन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उपस्थित रहेंगी। अंडर 18 पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। भारतीय टीम ने प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है।
सेमीफाइनल में अंतिम क्वार्टर तक 2-3 से पिछड़ रही भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 3 गोल दागे और जीत अपने नाम कर ली। भारतीय शतरंज के युवा सितारे और ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंद ने इतिहास रचते हुए प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रज्ञानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट कीमर को हराकर ये बड़ी उपलब्धि हासिल की और इस टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। 20 वर्षीय प्रज्ञानंद ने अंतिम दिन बेहद दबाव में खेलते हुए क्लासिकल जीत दर्ज करते हुए कुल 18 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल कर खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि प्रज्ञानंद ने इस टूर्नामेंट में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को 2 बार क्लासिकल मुकाबलों में हराया। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।